चरण के मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। कोई अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त बता रहा है तो कुछ एग्जिट पोल एनडीए को। तमाम एग्जिट पोल कितने सच यह तो 10 को ही पता चलेगा। गत 2015 का एग्जिट पोल यह बताता है कि 2015 के चुनाव में एक भी सटीक एग्जिट पोल नहीं रहे थे। क्या इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे या एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन की सरकार हो? हालांकि पिछले तौहीनी से सबक लेकर एग्जिट पोल का अंतर काफी बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। कल के बाद 10 को दोपहर के बाद यह स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि सरकार महागठबंधन की बनेगी या एनडीए की मार जाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी रंजीत कुमार सिंह से कि कहां किस विधानसभा क्षेत्र में किन की जीत हो सकती है। जी धन्यवाद पलक। मैं बात करूंगा एग्जिट पोल पर और इसका ओवरऑल क्या है। लेकिन सबसे पहले देखिए कुछ मुद्दे और लोगों के अंदर नीतीश सरकार के प्रति गुस्सा जो ग्राउंड लेवल पर देखा गया है वह 10 नवंबर के नतीजे के विपरीत आ सकते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जिससे लोगों के अंदर एक गुस्सा फूटा है नीतीश सरकार के अंदर। पहला जो देखा जाए तो यह है कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं कराना। इसको लेकर तमाम बिहार वासियों या जो भी प्रवासी मजदूर हुए हैं या लोग उनके अंदर नीतीश सरकार के प्रति अंदर से गुस्सा है या हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है। दूसरी जो है वो है कोरोना संकट में फंसे बिहार के तमाम प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं थी या इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, जिसके चलते पूरे बिहार वासियों के अंदर सरकार के प्रति एक गुस्सा है। इसको भी ग्राउंड रिपोर्ट में देखने को मिला। तीसरी जो अहम है वह संविदा पर नियुक्त शिक्षक, नर्स, सेविका, सहायिका, ग्राम कचहरी सचिव, टोला सेवक आदि लोगों को अस्थायी नहीं करना। इसे भी लेकर लोगों के अंदर सरकार के प्रति एक रोष है। आगे हम बात कर लेते हैं समान काम की समान वेतन। समान काम की समान वेतन सरकार को नहीं देना महंगा पड़ सकता है इस चुनाव में। आगे है मजदूर और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा। अगर हमारे बिहार में रोजगार उपलब्ध होता तो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम के लिए नहीं जाते। इसके भी लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है और हो भी रही है, अभी वर्तमान में भी हो रही है। लोगों के अंदर है कि नीतीश जी इतना दिन से सत्ता में रहे तो ये सब सुविधाएं क्यों नहीं की। आगे है चीनी मिल का शुरू न होना। बिहार के विभिन्न जिलों में चीनी मिल की शुरुआत होनी थी जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसको भी लेकर लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है जो साफ तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा है। अगला है बाढ़ सुखाड़ से पीड़ित लोगों को सुविधा मुहैया नहीं कराना। हमारा जो बिहार है इसमें बाढ़ और सुखाड़ दोनों से लोग काफी संख्या में या जो ज्यादा समस्या है ये बिहार के लिए बाढ़ और सुखाड़ ही है। इस पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया और किया भी तो लोगों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगला है आम जनता के प्रति मंत्री और विधायकों का रवैया। यहाँ पर लोग जीत जाने के बाद खुद बदल जाते हैं, क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। कई जगह को हम लोगों ने देखा भी है कि लोगों का यही शिकायत रहता है कि नेताजी सिर्फ 5 सालों में इलेक्शन टाइम ही नजर आते हैं। इससे भी लोगों के अंदर बहुत बड़ा रोष है और लोग बदलाव ला सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अगला है पटना में जल निकासी और गंदगी की समस्या। पूरे पटना जिले में खास करके शहरी इलाका में जल जमाव काफी मात्रा में है। यहां से जल निकास के लिए कोई सुविधा नहीं है और गंदगी बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस शहर में। बिहार में दांगी जाति को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलना सबसे अहम बात बन चुकी है। लोगों के अंदर रोष है कि दांगी को आखिरकार पूरे 243 सीटों में से एक भी सीट
क्यों नहीं दिया गया है? ये लगभग सभी पार्टियों के अंदर दांगी समुदाय की गुस्सा है, या इसको जिस तरह भी समझ ले कि आगे लोग बदलाव ला सकते हैं। अगला है उपेंद्र कुशवाहा। आगे बात करते हैं, चिराग पासवान द्वारा जदयू हराओ अभियान चलाया जाना। चिराग अपने आप को एनडीए का घटक माने बीजेपी का घटक बताते हैं, खास करके एनडीए ना भी बोले तो बीजेपी का घटक बताते हैं, और वो हमेशा अपने हर सभा की भाषण हो या जहां कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, सभी जगह पर जदयू हराओ अभियान में जुटे हुए हैं। गया जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र जहां पर एग्जिट पोल हो या ग्राउंड रिपोर्ट हो, वहां की क्या बदलाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शेरघाटी की। शेरघाटी में मंजू अग्रवाल जो आरजेडी के प्रत्याशी है, वो विनोद यादव जो जदयू के प्रत्याशी है, उनको हरा रही है। और यहां शेरघाटी में 2015 में नीतीश कुमार जी अपनी सभा के दौरान बोल के गए थे कि अगर यहां से विनोद यादव को जिताते हैं तो शेरघाटी को जिला बनाया जाएगा, जिसकी आस ग्रामीणों में इस चुनाव तक भी रहा, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो इससे मालूम चलता है कि लोग बदलाव लाने के फिराक में हैं। अगला है बाराचट्टी। बाराचट्टी में राजद की समता देवी और हम के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी के बीच कड़ा मुकाबला है। एग्जिट पोल बता रहा है कि ज्योति मांझी जीत रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट को माने तो यहां से समता देवी चुनाव निकाल रही है। बोधगया में राजद के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत चुनाव जीत रहे हैं। अत्री में जदयू के मनोरमा देवी चुनाव जीत रहे हैं। अगला है बेलागंज में सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। यहां जदयू के अभय कुशवाहा को काफी अंतर वोटों से हराने का दावा किया जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं इमामगंज विधानसभा की, जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर यह विधानसभा है। इस विधानसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी के बीच मुकाबला था, ऐसा लोगों को कयास लगाया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल यह देखा जाए कि महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को काफी वोटों के अंतर से हरा रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के कुछ प्रमुख सीटों पर, जहां पे या तो कड़ी टक्कर दी जा रही है और तो काफी अंतरों से वहां पे एक दूसरे को पराजित किया जा रहा है। जैसे प्रमुख में पहला दीघा विधानसभा, यह सीट जो है गठबंधन के खाते में जाते नजर आ रहा है। यहां से भाकपा माले के शशि यादव और भाजपा के संजीव कुमार चौरसिया के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार शशि यादव की बढ़त है। आगे बात करते हैं हम बख्तियारपुर। यह सीट एनडीए के वीआईपी के खाते में जा रही है। यहां से मुकेश साहनी चुनाव लड़ रहे हैं। और अगला है पालीगंज। यह सीट महागठबंधन के माले के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और महागठबंधन के संदीप सौरभ यहां से प्रत्याशी हैं। अगला है किशनगंज। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। यहां से ओवैसी की पार्टी AAIMIM के उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर है। रामगढ़। यह सीट आरजेडी के खाते में जा रही है, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह प्रत्याशी के रूप में है। अगला है अंगियाव विधानसभा। यह सीट भी महागठबंधन के माले के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पिछले बार भी उम्मीदवार मनोज मंजिल काफी कम वोटों के अंतराल से हारे थे। अब आता है कुटुंबा। ये हम के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। पिछले बार कांग्रेस के राजेश कुमार इस विधानसभा से जीते थे। आगे बात करते हैं हम घोसी की।
घोसी यह सीट भी महागठबंधन के माले के खाते में जाती दिख रही है। धमदाहा यह एक बहुत हॉटेस्ट, माने इसको माने जाए कि सबसे पूरे बिहार विधानसभा की हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि इसी विधानसभा के अंतिम प्रचार में नीतीश कुमार ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। यहां से यह सीट जदयू के खाते में जाते नजर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात करते हैं दरौली विधानसभा की। यह सीट फिर इस बार माले के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। पिछले बार माले के सत्यदेव राम 9,584 वोट से भाजपा प्रत्याशी रामनारायण मांझी को हराया था। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल की। बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं या अगर अखबारों की माने तो लोग एग्जिट पोल को दर्शा रहे हैं। इसमें कोई एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, कोई महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका ओवरऑल क्या निकल कर आता है। तो ओवरऑल में एनडीए 99 से 109 सीटें जा सकती है, महागठबंधन 120 से 131 सीटें पर जा सकती है। वहीं एलजेपी यानी कि लोजपा चिराग पासवान वाली पार्टी 4 से 7 सीट ला सकती है, और जो भी अन्य है उस 7 से 12 सीट पर ला सकती है।